तो दोस्तों मैं खेमराज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आपको बताना चाहूंगा हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती के लिए पूरा साइंस का कंप्लीट सिलेबस। ये हमारा पार्ट नंबर 31 वीडियो है। ऑलरेडी 30 वीडियो हमने डाल दिए हैं और फिजिक्स हमारी 70% लगभग खत्म हो चुकी है। लगभग 10-12 क्लासेस और बाकी है और फिर हमारी फिजिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हो, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। इसमें क्या होगा, आपको डेली एक टेस्ट मिलेगा और इसके आपको जो टेस्ट है वो भी आपको एनालिसिस करके बताए जाएंगे। और ये आपके अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर हैं, वो यहाँ आपको इसका जो एनालिसिस है यहाँ पर कराए जाएंगे और आपका जो एनालिसिस होगा उसकी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। तो आप एनरोल करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा निवेदन है, आप हमारी इस रेलवे की पाठशाला पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी इस पाठशाला का सदस्य बन जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं ओम के नियम के कि ओम का नियम क्या है। तो देखिए आपका एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जॉर्ज साइमस ओम। इन्होंने 1827 में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में एक संबंध बताया और इसे ही कहा गया ओम का नियम। ठीक है, ये क्या था। अब देखिए इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार, अब देखिए मैं आपको बताऊंगा चालक, कुछ चालक, अर्धचालक क्या होते हैं। फिलहाल अभी मान लीजिए परिभाषा पे आते हैं कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, दाब, इनको अगर स्थिर रखा जाए, है ना, ये तो आपकी लंबी डेफिनेशन है वो बताता हूं, फिर शॉर्ट बताते हैं। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, दाब आदि को स्थिर रखा जाए तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी कि अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो इन्होंने ये कहा था यदि किसी तार में विद्युत धारा दी जाती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी के समानुपाती होता है। ये जो रूल कहलाता है वो आपका कहलाता है ओम का नियम। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम आगे हल करते हैं तो देखिए समानुपाती जो होता है प्रोपोर्शनल का साइन है, इसी जगह इक्वल का अगर साइन लगाते हैं तो हमको लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट और यहां पर कांस्टेंट होता है आर और इस आर को कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए यहां पर ओम के नियम में यहां पर एक चीज और है जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ओम के नियम में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ओम के नियम में जो ग्राफ बनता है विभवांतर और धारा के बीच, तो देखिए एक तरफ विभवांतर ले लेते हैं, एक तरफ धारा ले लेते हैं। ठीक है, तो एक तरफ मैंने ले लिया विभवांतर, एक तरफ मैंने ले लिया धारा। तो अगर इसके बीच में आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है एक सीधी रेखा बनती है। ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि ओम के नियम में विभवांतर और धारा के बीच जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है। तो ध्यान रखना है एक सरल रेखा बनता है। कैसा बनता है? सरल रेखा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, और देखिए यहां पर इसको आगे हल करते हैं तो यहां पर देखिए हम प्रतिरोध के लिए इसको हल करते हैं तो R जो होता है वो प्रतिरोध होता है। R बराबर देखिए इसके लिए हल करते हैं तो R बराबर आ जाएगा V/I। तो R जो होता है R को बोलते हैं प्रतिरोध वस्तु का। अब देखिए प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है, देखिए तो देखिए जब आपका किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है, जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके मार्ग में कुछ रुकावट उत्पन्न हो जाती है। उसी रुकावट, उसी बाधा को बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो यह आपका होता है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट है, उसके मार्ग में उत्पन्न बाधा है, उसे हम बोलते हैं क्या? प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए यहां पर बात करते हैं प्रतिरोध की इकाई की, प्रतिरोध की यूनिट की, कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो जो प्रतिरोध होती है इसकी यूनिट होती है ओम। क्या होती है? ओम। और इसका सिंबल जो होता है वो इस प्रकार से होता है, ये आपका जो पाई की तरह होता है, इसको आप बेल आइकन जो होता है उसी प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका सिंबल होता है। इसको माप से किससे है? कौन सा उपकरण है? मापक उपकरण। ठीक है, ठीक है, मापक उपकरण कौन सा है? तो मापक उपकरण ध्यान रखना है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर है, वो इसका आपका मेजरमेंट इक्विपमेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि 1 ओम प्रतिरोध क्या है, 1 ओम प्रतिरोध की डेफिनेशन बताइए। 1 ओम प्रतिरोध की डेफिनेशन, तो देखिए R बराबर होता है V/I। ठीक है, तो अगर हम V का मान 1 वोल्ट ले लें, ठीक है,
और अगर I का मान 1 एम्पियर ले लें, ठीक है, 1 एम्पियर, ठीक है, तो यहाँ पर R का मान देखिए क्या हो जाएगा, R बराबर आ जाएगा 1/1 बराबर 1। यानी कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा देने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। ये 1 ओम की परिभाषा है। 1 ओम की परिभाषा क्या है? यदि किसी चालक तार में अगर 1 एम्पियर की धारा देने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसका प्रतिरोध होगा 1 ओम। क्या होगा? 1 ओम। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बताते हैं आपको कि जो प्रतिरोध होता है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब उसकी लंबाई है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, उसके ऊपर कैसे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं जो प्रतिरोध होते हैं वो किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रतिरोधों की निर्भरता, ठीक है, आपका जो प्रतिरोध होता है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपके पदार्थ होते हैं चालकता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं जिनको बोलते हैं सुचालक या कंडक्टर, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उन्हें बोलते हैं सुचालक यानी कि कंडक्टर, जैसे कि आपका सिल्वर है, तांबा है, एल्युमिनियम है। दूसरे होते हैं कुचालक, जिनके अंदर विद्युत धारा का चालन होता ही नहीं है, जैसे कि आपका ये पेन मान सकते हो, ठीक है, आपका कॉपी पेज, ठीक है, आपका प्लास्टिक, इनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। और एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें नॉर्मली विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन अगर उनमें हम कुछ अशुद्धि मिला दी जाए तो उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है। ये आपके चालकता के आधार पर आपके जो पदार्थ है उनको बांटा गया है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कि प्रतिरोध है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहीं से एक चीज और निकल के आएगी, उसके बारे में आपको बताऊंगा, रेजिस्टिविटी की। अब देखिए, पहले बात करते हैं लंबाई की। पहले लंबाई के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करता है, तो देखिए लंबाई के ऊपर ये डायरेक्टली समानुपाती होता है। अगर ये मान लीजिए आप एक छोटा तार लेते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा तार लिया, एक हमने बड़ा तार लिया, तो सीधी सी बात है जितना बड़ा तार लेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि जो प्रतिरोध है सीधा सीधा उसकी लंबाई का क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि जितना बड़ा तार आप लेंगे उसका जो प्रतिरोध है, उसका रेजिस्टेंस है उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा छोटी लंबाई लेंगे उसका प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है उतना ही कम होगा। तो पहला क्या होगा कि जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई का क्या होता है, डायरेक्टली समानुपाती होता है। दूसरा, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, ये लेंथ होती है ना, ये लेंथ होती है, और ये आपका होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखिए आपका जो प्रतिरोध होता है ना उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, एक प्रकार से उसकी मोटाई आप बोल सकते हो, थिकनेस होती है उसको बोल सकते हो। तो देखिए जितना मोटा आप तार लेंगे उसका जो प्रतिरोध है उतना ही कम होगा, इसका मतलब ये है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना ज्यादा लेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और जितना कम आप उसका अनुप्रस्थ काट लेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अब हम दोनों समीकरण है इनको यहां पर कंबाइन कर देते हैं, मिला देते हैं। तो देखिए पहला जो समीकरण है वो कहता है कि R समानुपाती L, और दूसरा कहता है R समानुपाती 1/A, तो इस प्रकार से कंबाइन कर दिया। अब देखिए यहां पर इस समानुपाती है, मतलब जो आपका प्रोपोर्शन का साइन है इसको हम हटा देते हैं, तो प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो इक्वल का निशान अगर लगाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट हम मान लेते हैं स्मॉल k, और L/A तो पहले ही है। तो यहां पर जो स्मॉल k है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता, ठीक है, या इसको हम एक दूसरा नाम हो रहा है जिसको विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशिष्ट
प्रतिरोध, अंग्रेजी बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, दोनों इसी के नाम है, ठीक है। जो स्मॉल के है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी या आपका इस विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन यहां पर दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या? अगर आपसे पूछ ले प्रतिरोध का लंबाई के और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के आधार पर जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसे? देखिए, पहले कंडीशन में बात करते हैं। आपको देखिए प्रश्न कैसे आएगा, आपसे बोलेगा कि दो तार हैं, दो वायर हैं, अगर उनकी लंबाई क्या है, अलग अलग है। अगर दो तार हैं जिनकी लंबाई क्या है, अलग अलग है, ठीक है, तो और आपसे पूछे उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, आपका समान है, तो उनके बीच में फिर ग्राफ है वो कैसा बनेगा, ठीक है। ये आपको पूछ लिया जाए कि भाई लंबाई, इसका मतलब है कि जो लंबाई है, लंबाई और प्रतिरोध के बीच ग्राफ कैसा बनेगा, इसका मतलब ये है ना। तो देखिए लंबाई और प्रतिरोध के बीच में ग्राफ बनेगा ना, वो एक सरल रेखा बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए आपका जो आर समानुपाती है वो स्मॉल एल के होता है, मतलब सीधा ही समानुपाती होता है। यानी कि अगर हम यहां पर इनके बीच में ग्राफ बनाए सीधा, देखिए इसके लंबाई के और प्रतिरोध के किस प्रकार से, देखिए अगर हम लंबाई के, अगर तार की लंबाई मैं यहां पर लिखता हूं, अगर तार की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई व प्रतिरोध के बीच ग्राफ, व प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस के बीच ग्राफ बनेगा ना, तो यहां पर देखिए जो प्रतिरोध होता है सीधा उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, इसलिए जो ग्राफ बनेगा, अगर मैंने प्रतिरोध R इधर ले लिया तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा लेंथ का और इनका, वो देखिए समानुपाती, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर यहां पर इस प्रकार से आपसे पूछ ले कि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और प्रतिरोध, इसके बीच में अगर ग्राफ बनाना है तो फिर कैसा बनेगा, तो देखिए यहां पर ये आपका प्रतिरोध है या इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो सीधी सी बात है इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा ना वो इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये दोनों ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर इधर मैंने आर ले लिया और इधर मैंने ले लिया इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो इनके बीच ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। दोनों ग्राफ हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई सा पूछ लेगा, ठीक है, पूछ लेगा कि बताइए एक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर स्थिर रखा जाए तो लंबाई और प्रतिरोध के बीच में ग्राफ है वो कैसा बनेगा। और दूसरा आपसे पूछ लेगा यदि एक आपका चालक तार है जिसका अगर हम लंबाई है वो स्थिर रख दी और अगर उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में चेंजेस किया जाता है तो बताइए उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो दोनों ग्राफ हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। और फिर हम चलिए इसके बारे में एक चीज और, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में एक चीज है और वो भी आपको बताओ। देखिए इसका जो आपका जो यूनिट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट है वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। यहां तक दिख रहा है आपको? ओके, तो यहां पर देखिए ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, इसी से हम विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालेंगे। इस पे स्पेसिफिक आपका रेजिस्टेंस का इसका पूछा जाता है, ये इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, प्रतिरोधकता, इसका जो आपका यूनिट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये फॉर्मूला है ना, इसी से निकालेंगे। तो आपका देखिए यहां पर R बराबर के एल अपॉन ए है, तो K की वैल्यू हमको चाहिए, तो K की वैल्यू क्या हो जाए, K बराबर, देखो इन सबको इधर भेज देते हैं, R A को इधर भेजेंगे, R A हो जाएगा और बटे L। अब देखिए R क्या होता है, R का मात्रक होता है ओम, क्या होता है, ओम, मैंने सिंबल बना दिया ओम, इनटू A होता है आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल एरिया होता है, एरिया का जो आपका यूनिट होती है मीटर स्क्वायर होती है, बटे लेंथ, लेंथ क्या होती है मीटर, 1 मीटर से ये मीटर गया तो इसका जो मात्रक आ गया वो आ गया ओम इंटू मीटर। ध्यान रखिए ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है बहुत बार कि आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है या प्रतिरोधकता होती है यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट क्या होती है, तो ध्यान रखना है ओम इंटू मीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट डाउन कीजिए ये सारी चीजों को, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप एक बार ये चीजें हैं इनको नोट डाउन कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं जो आपके अच्छे कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, ठीक है। आप एक बार इनको नोट डाउन कीजिए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए आगे अब हम बात करते हैं चालकता के आधार पर कंडक्टिविटी के बारे में। तो देखिए आपको मैं क्रम बताता हूं कि यहां पर किसका आपकी चालकता सबसे ज्यादा होती है, मतलब किसमें आपका विद्युत धारा सबसे अधिक प्रभावित होती है, किसका प्रतिरोध होता है वो सबसे कम होता है। तो देखिए अभी आपको मैं स्क्रीन पर एक लिस्ट दिखा रहा हूं, इस लिस्ट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें आपके जो अलग अलग आपके पदार्थ हैं उनका रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध दिया हुआ है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको एक स्क्रीन पर, ठीक है। अभी आपको स्क्रीन पर एक लिस्ट दिखाई जा रही होगी, ये जो लिस्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको जो अलग अलग पदार्थ है उनका प्रतिरोध ओम इंटू मीटर में दिया है, प्रतिरोधकता है वो ओम इंटू मीटर में दी है। और ये जो क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोधकता के ध्यान रखना, यहां से आपका वैल्यू पूछी गई है एग्जाम में 2018 में, इनमें से ज्यादातर जो वैल्यू है वो पूछी गई है, ठीक है। आप इनको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, और फिर मैं आपको इनके बारे में कुछ फैक्ट है वो बताता हूं। अब चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में आपको डिस्कस कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए एक जो क्वेश्चन है बड़ा बहुत बार पूछा आता है, बहुत बार पूछा था हमने एग्जाम में कि चालकता का क्रम क्या है, ठीक है। चालकता का क्रम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चालकता का क्रम, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक चालकता होती है वह आपकी होती है चांदी की, यानी कि आपका जो सिल्वर होता है, चांदी जो होती है उसकी चालकता सबसे ज्यादा होती है, मतलब चांदी होती है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। उसके बाद में होता है तांबा यानी कि आपका कॉपर, ठीक है, कॉपर इसके बाद में होता है। उसके बाद में आपका होता है सोना यानी कि गोल्ड, ठीक है, सोना यानी कि गोल्ड। और उसके बाद में होता है आपका एल्यूमिनियम, क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, चालकता का क्रम बहुत बार अपनी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं तब तक इंक थोड़ी सी इसमें डाल लेता हूं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है चालकता का क्रम है ना, ये पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक चालकता होती है वो किसकी होती है और सबसे कम चालकता होती है वो आपको मैंने लिस्ट दिखाई है, उसमें आप देख सकते हैं कि आपका जैसे एबोनाइट है, ठीक है, और आपके जो नाइक्रोम है इनकी चालकता आपकी चालकता बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो प्रतिरोध होता है उनका क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये चालकता का क्रम है, ठीक है, ये कंडक्टिविटी का क्रम है, मतलब किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। अब चलिए एक बात और है उसको भी मैं आपको बताता हूं, देखिए जो कि भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम किसी भी धातु होती है अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। लेकिन जो आपके अर्धचालक होते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, अगर इनका तापमान अगर हम इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, अगर इनका तापमान अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि जो प्रतिरोध होता है वो घटता है, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है आपका, प्रतिरोध अगर तापमान अगर हम घटाते हैं, ओके, अगर तापमान क्या करते हैं घटाते हैं तो इनका प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस वजह से इनकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, चालकता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक चीज आपको नोट करनी है कि यहाँ पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं अगर उनका तापमान कम किया जाता है, अगर उनका तापमान एक निश्चित तापमान से कम किया जाता है ना तो उनका जो प्रतिरोध होता है वो लगभग 0 के बराबर हो जाता है यानी कि उनकी चालकता होती है बहुत ज्यादा हो जाती है, अनंत के बराबर, और उस स्थिति को बोलते हैं अति चालकता। क्या बोलते हैं, अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है कि कुछ पदार्थ होते हैं अगर उनका तापमान है अगर उसको हम क्या कर देते हैं आपका कुछ तापमान होता है, अगर उनका तापमान एक निश्चित तापमान पर क्या होता है उनका प्रतिरोध होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। अगर तापमान को कम करते हैं और उनका जो प्रतिरोध होता है वो 0 हो जाता है तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। जैसे हम पारे के बारे में बात करते हैं तो पारे का जो आपका तापमान, अगर पारा जो होता है पारा, ठीक है, अगर पारा जो है उसका तापमान 4.2 केल्विन ले लिया जाए तो उस स्थिति में वह सुपर कंडक्टर बन जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाता है, अगर पारा है ना, पारा जो मरकरी होता है अगर उसका तापमान हमने 4.2 डिग्री कर दिया, 4.2 डिग्री केल्विन अगर कर दिया
तो वह सुपर कंडक्टर की तरह कार्य करता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो चालकता होती है, एक प्रकार से आप मान सकते हैं उसकी चालकता होती है इन्फिनिटी के बराबर हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके मैंने सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में थोड़ा सा उल्टा बता दिया है। ठीक है, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि जब ताप बढ़ाया जाता है ना तो इनका प्रतिरोध कम हो जाता है और चालकता बढ़ जाती है। यानी कि अगर ताप बढ़ाएंगे ना इनका, तो इनका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है, और इनकी चालकता होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। इससे इसको आप कर लेना थोड़ा करेक्शन कि ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कम होता है आपका जो अर्धचालक होते हैं उनका, सिलिकॉन जर्मेनियम जैसे। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन के ऊपर, जो कि आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन के ऊपर बात करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन तुल्य प्रतिरोध है वो यहाँ पर कैसे निकालते हैं, ये जो प्रश्न है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो भी हम निकालना सीखेंगे। अब देखिए प्रतिरोध होते हैं ना, उनको जोड़ना, मतलब किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए जो प्रतिरोध होते हैं ना उनको दो प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, एक सीरीज में, एक पैरेलल में। और घरों में हमारा जो करेक्शन किया जाता है वो ध्यान रखना हमेशा समांतर क्रम में किया जाता है, पैरेलल क्रम में किया जाता है। और देखिए दोनों में डिफरेंट क्या होता है। देखिए अगर हम सीरीज क्रम में किसी भी चीज को जोड़ेंगे, मान लीजिए एक के बाद एक हमने बहुत सारी लाइट लगा रखी हैं, अगर एक लाइट भी फ्यूज हो गई बीच में तो ध्यान रखना अगले वाली लाइट में सप्लाई नहीं जाएगी। इसे हम बोलते हैं आपका श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम में क्या होगा, सबका कनेक्शन अलग अलग है, यानी कि अगर एक खराब हो जाती है तो दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम पहले बात करते हैं दोनों एक एक के ऊपर। पहले मैं आपको बताता हूं यहां पर आपका जो श्रेणी क्रम है, सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके बारे में बात करते हैं। श्रेणी क्रम यानी कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, तो देखिए इसमें, इसके लिए मैं आपको विद्युत परिपथ है यहां पर बना देता हूं। सीरीज में क्या होता है कि इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस आ गया, उसके बाद में ये दूसरा रेजिस्टेंस आ गया, उसके बाद में ये तीसरा। ठीक है, तीन ले लेते हैं और इनके बारे में हम हल करते हैं। यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दी, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव। यहां पर मैंने एक कुंजी लगा दी, ठीक है, और यहां इसको मैंने बंद कर दिया। अब देखिए ये इसका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, तो इधर जाएगी। ठीक है, और इधर की ओर आएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जो आपकी विद्युत धारा होती है वो आपके बहती है इस प्रकार से। ओके, अब देखिए अब यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, उसमें क्या होता है कि देखिए विद्युत धारा जो होती है ना, देखिए विद्युत धारा जो होती है आई जो बह रही है वो तीनों में क्या हो रही है आपके, देखिए तीनों में क्या हो रही है, विद्युत धारा समान जा रही है। देखिए यहां से जो विद्युत धारा जा रही है ना वही इसमें जा रही है, वही इसमें जा रही है, वही इसमें जा रही है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो विद्युत धारा होती है श्रेणी क्रम संयोजन में, विद्युत धारा जो होती है वो तीनों में समान होती है। यानी कि यहां पर आई जो है ना, ये आई का जो विद्युत धारा आई अगर हम मानी है, जो भी मान की मान 5 एम्पियर 10 एम्पियर, तो तीनों में वही सेम धारा है वो यहां पर बहेगी। लेकिन ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब विभवांतर का मान होगा तीनों में अलग अलग हुआ, यानी इसका V1, इसका V2 और इसका V3 होगा। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी, श्रेणी क्रम में आपको यह भी ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में आप जोड़ते कैसे हैं प्रतिरोधों को। तो देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक प्रतिरोध होता है, उसका एक सिरा तो बैटरी के एक सिरे से जोड़ देंगे, फिर पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे, ये दूसरा प्रतिरोध है इसका दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे जोड़ देंगे, और इस प्रकार से जो अंतिम वाला प्रतिरोध है उसका अंतिम सिरा बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा होता है। बस अब देखिए जो श्रेणी क्रम वाला जो आपका कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका विभवांतर होता है ना वो अलग अलग होता है। ठीक है, V1, V2, V3, लेकिन इस बैटरी जो लगा रखी है इससे जो विभवांतर होगा वो तो V होगा। जो बैटरी है उससे आप कुल विभवांतर है वो V है, लेकिन यहां जाने पर तीन अलग अलग भागों में बट गया, इसलिए जो कुल विभवांतर है वो क्या होगा, तीनों के योग के बराबर होगा। V1 प्लस V2
प्लस V3 होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बैटरी है, उससे जो विभवांतर निकल रहा है वो इन तीनों में बट रहा है, तो यहाँ पर जो कुल विभवांतर होगा वो इस प्रकार से बराबर होगा। अब देखिए ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, ओम के नियम से देखिए हम जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार कि V बराबर क्या होता है IR, होता है कि नहीं होता, V बराबर IR होता है ना। अब यहां पर देखिए V का मान तो ये आ गया, V1 का मान चाहिए V2 का V3 का, इसी प्रकार देखिए V1 बराबर क्या हो जाएगा I1 R1 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर I का मान तो सेम है ना भाई, I चेंज नहीं हो रही, I जो है इसमें भी I है, इसमें भी I है, इसमें I है, इसलिए IR1, V2 जो होगा वो होगा IR2, ठीक है, और V3 जो होगा वो होगा IR3, है ना। तो अब देखिए यहां पर इसका मान है, इसमें रख देते हैं, तो देखिए समीकरण 1 में अगर मान रखेंगे तो V का मान रखेंगे IR, तो IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे हल करते हैं, IR इज इक्वल, यहां पर देखिए I है वो कॉमन है, IR1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखिए इस I से I कट गया, तो यहां पर जो आपका फॉर्मूला निकल के आया वो आ गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि आपका जो तुल्य प्रतिरोध है इसका जो फॉर्मूला निकल के आ गया वो आ गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो फॉर्मूला है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके सामने इसको प्रूफ करके दिखा दिया कि इस प्रकार से जो आपका तुल्य प्रतिरोध है उसका आपका इस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए किस प्रकार से आता है। मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है वो भी साइड में कराता हूं। मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, आपसे पूछ लेगा कि तीन प्रतिरोध 5 ओम 6 ओम दिख रहा है यहां तक, ओके। 5 वो आपके 3 प्रतिरोध 5 ओम 6 ओम 7 ओम के एक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, बैटरी से जुड़े हैं, तो परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात करो, तो परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात करो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ज्ञात करो, ओके। ये आपका क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ओके। ये जो क्वेश्चन है आपका ग्रुप डी भर्ती में इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। तो देखिए इसको आप एक साथ नोट डाउन कर लीजिए, मैं न्यूमेरिकल भी आपको साथ में करा दूं। देखिए तो यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है कि 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3 आपको दी गए हैं। R1 बराबर आपका 5 ओम, R2 बराबर आपका है 6 ओम और R3 बराबर आपका है 7 ओम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है आपका धारा का मान ज्ञात कीजिए, I का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए I हम कैसे निकालेंगे, I हम निकालेंगे V बराबर IR वाले फॉर्मूले से, ओम के नियम से यहां से, लेकिन हमारे पास V का मान है ऑलरेडी, देखिए V का मान हमको दिया है 12 वोल्ट, ठीक है, यहां दिख रहा है ना आपको 12 भी, ओके। तो यहां पर आपको देखिए किसका मान चाहिए, हमको चाहिए R का। तो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला भी हमने देखा था और यहां पर बोल रखा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध होता है ये R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए 5 प्लस 6 प्लस 7 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18 एम्पियर, ठीक है। 18 ओम आ जाएगा, 18 ओम आ जाएगा। अब देखिए यहां पर हम जानते हैं V बराबर होता है IR, हमसे पूछा है कि I का मान, तो I बराबर क्या आ जाएगा V अपॉन R। तो देखिए V का मान कितना है, V का मान ये रहा 12, ठीक है, और R का क्या रहा 18। तो इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 6 दूनी 12 6 3 18, मतलब 0.67 एम्पियर, ठीक है, 0.6 दिख रहा है ना, ओके। तो 0.67 एम्पियर है वो यहाँ पर इसका आंसर आ गया, ठीक है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि इफ 3 रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम 6 ओम एंड 7 ओम आर कनेक्टेड इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन विद अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट देन कैलकुलेट द फ्लोइंग करंट इन सर्किट, ठीक है। ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनके लिए हो गया, आप इसको नोट डाउन, दोनों को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा कॉम्बिनेशन है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो आपका समांतर क्रम है उसके बारे में आपको बताता हूं कि समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध है वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है।
आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम आपको दूसरा संयोजन है उसके बारे में बता देते हैं, जिसको आपको बोलते हैं समांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और उसका भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, न्यूमेरिकल हम इतने हाई फाई करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कल की क्लास में न्यूमेरिकल है वो हम बहुत ज्यादा कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम आज इतना ही बताएंगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल एकदम अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल तुल्य प्रतिरोध के, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, मैं आपको कल क्लास में करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको जो समांतर क्रम है, समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बारे में बता देते हैं। अब देखिए समांतर क्रम में क्या होता है कि बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं, उनको हम एक समांतर क्रम में ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 प्रतिरोध को लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये यहाँ पर 2 बिंदु है और इनके बीच में हमने 3 प्रतिरोध लगाने हैं। पहला ये लगा दिया और दूसरा ये लगा दिया और तीसरा ये लगा दिया, ठीक है। ये 3 हमने लगा दिए, बहुत है, 2 बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच हमने 3 प्रतिरोध है, उनको एक समांतर क्रम में व्यवस्थित कर दिया। यहाँ पर जाएंगे, एक बैटरी लगा दी और यहाँ पर हमने कुंजी लगा दी, इनकी सहायता से इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आपका ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। आपकी विद्युत धारा जाएगी प्लस से नेगेटिव की ओर, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब देखिए यहाँ पर जो ये धारा जा रही है ना आई, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी आई जा रही है ना, यहाँ पर देखिए ये जाने पर 3 अलग अलग भागों में बट गई। देखिए यहाँ से ये 1 2 3, तो ध्यान रखना कि इस वाला जो प्रतिरोध है इसमें जाने वाली धारा का मान I1 मान लेते हैं, इस माले में हम I2 मान लेते हैं, इसमें I3 मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विभवांतर है वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि टर्मिनल एक है दोनों का। सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, कोई तो वो सिरों पर विभवांतर क्या होता है, सिरों पर उत्पन्न, तो यहाँ पर जो सिरा है वो एक ही है, मतलब तार के सिरे हैं वो तीनों के एक ही है, इसलिए विभवांतर सेम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अलग होगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो समांतर क्रम होता है उसमें जो विद्युत धारा I होती है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आई थी, विद्युत धारा I मानते हैं हम, वो यहाँ पर 3 भागों में बट गई। तो इस वाले मान लेते हैं I1, इसमें I2 है, इसमें I3 है, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब चलिए यहाँ पर लगाते हैं ओम का नियम। तो देखिए ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम लगाते हैं। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V इज इक्वल IR। क्या होता है, V बराबर होता है IR, ठीक है। अब देखिए हमको तो किसका मान चाहिए, I का, I1 I2 I3 का। तो यहाँ पर देखिए पहले तो हम इससे I की वैल्यू याद कर लेते हैं, V अपॉन R। अब देखिए इसी प्रकार से हमको चाहिए I1 की वैल्यू। तो देखिए I1 की जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे, I1 बराबर V1 अपॉन R1 होना चाहिए वैसे तो, है ना। नॉर्मली I1 का लेते हैं, लेकिन वोल्टेज डिफरेंस जो है वो सेम है तीनों जगह, क्योंकि यहाँ पर दोनों टर्मिनल सेम है। तो I1 बराबर V1 R1, इसी प्रकार से I2 बराबर V अपॉन R2 आ गया, और इसी प्रकार से I3 बराबर V अपॉन R3 आ गया। ओके, अब चलिए जो वैल्यू है सारी सारी समीकरण नंबर 1 में पुट करते हैं। तो I बराबर आ गया V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब देखिए इसमें यहाँ पर देखिए हम V अपॉन R ले लेते हैं और यहाँ पर V को कॉमन ले लेते हैं, और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, अब इस V से V कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो तुल्य प्रतिरोध हो गया वो क्या हो गया, 1 अपॉन R इज इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका निकल के आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम अगर आपके तुल्य प्रतिरोध निकालना हो आपका समांतर क्रम में, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। अब एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, फिर आप इन दोनों को नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। मैं इधर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिख देता हूं जो आपका बड़ा ही सिंपल सा है, और बाकी जो आप बाद में हम करेंगे इनके ऊपर ही, ठीक है। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं वो हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम छोटा सा है वो यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध हैं, 3 है, मैं पहले हिंदी मीडियम वाले को लिख दूँ, 3 प्रतिरोध हैं, है ना, जो आपके हैं 1 ओम 2 ओम 3 ओम के, 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के। यहां तक दिख रहा है आपको? ओके, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर
क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। ओके, 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े। आपको बोला है कि 3 प्रतिरोध है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के, जो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पहला तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दूसरा आपका धारा की परिपथ में धारा, यानी कि आपका प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, क्योंकि यहां पर धारा अलग अलग होगी ना, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, उसका हमको कैलकुलेशन करना है। ओके, चलिए तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बता दूं, if 3 resistance of 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in a parallel combination with battery of 6 volt, then calculate first equivalent resistance और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी इन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए पहले जो हम हैं यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर स्पेस बहुत है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमको 3 दिए हैं, R1 बराबर दिया है 1 ओम, R2 जो दिया है वो दिया है 2 ओम और R3 जो दिया है वो दिया है 3 ओम। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले हम, और आपको बैटरी दी गई है V बराबर 6 वोल्ट। ओके, तो देखिए पहले तो हम क्या करते हैं कि जो आपका तुल्य प्रतिरोध है वो निकालते हैं। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R इनके लिए आपका समांतर क्रम के लिए कि 1/R, ये रहा देखो 1/R बराबर 1/R1 R2 R3, तो 1/R इज इक्वल 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ओके, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 6, तो यहाँ पर देखिए 6 प्लस 3 प्लस और भाग लगाएंगे तो 2, यानी कि आ जाएगा 11/6। ठीक है, ये 1/R की वैल्यू है, तो R की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 6/11। क्या आ गई 6/11। तो तुल्य प्रतिरोध है वो तो आपका क्या आ गया 6/11 ओम। क्या आ गया 6/11 ओम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा है उसका मान निकालते हैं। तो देखिए पहले हम निकालते हैं पहले प्रतिरोध के लिए 1 ओम वाले के लिए। तो 1 ओम वाले के लिए देखिए जो प्रतिरोध आपकी जो धारा होगी वो क्या हो जाएगी, I बराबर V/R, आपके पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, तो I1 बराबर आ जाएगी V/R1। आएगी नहीं आएगी, V/R1 हो गई। तो देखिए V का मान आपको दिया है 6 वोल्ट। ठीक है, और R1 का मान कितना है 1, तो पहले में जो धारा आ गई वो कितनी आ गई 6। दूसरे में देखिए, दूसरे में बात करते हैं 2 ओम वाले प्रतिरोध के बारे में। तो यहाँ पर देखिए I2 बराबर क्या आ जाएगी V/R2। तो यहाँ पर देखिए V का मान है 6 और आपका देखिए जो R2 का मान है 2, तो यहाँ पर देखिए इसका मान आ जाएगा 3 एम्पियर। और तीसरा जो आएगा वो यहाँ पर देखिए क्या आएगा 3 ओम वाले प्रतिरोध के लिए, तो यहाँ पर देखिए I3 जो आएगी वो आ जाएगी V/R3। ठीक है, तो यहाँ पर V का मान है 6 और इसका मान है भी 6। ठीक है, 1 2 3, ओके 3 है, तो यहाँ पे इसका मान आ गया 2। ठीक है, तो 6 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड 2 एम्पियर जी आपके अलग अलग प्रतिरोध हैं। दिख रहा नहीं आता? ओके, तो इस प्रकार से हमने आज किए हैं प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन, प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट है नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।